चलिए बढ़ते आगे। कोरोना के दूसरे वेव के कई घरों के चिराग उजड़ गए। आम हो या खास, सभी को पिछले कुछ हफ्तों में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, रेमडेसिविर के लिए जद्दोजहद करते देखा गया। संकट के इस दौर में कुछ लोगों ने आपदा में अवसर देखा और कालाबाजारी में जुट गए। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो दिन रात अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मदद से कई लोगों को नई जिंदगी मिल रही है। ऐसे ही मददगारों में एक नाम है डॉक्टर कुमार विश्वास का, जो हर तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जहां से भी मदद की आवाज आती है, कुमार विश्वास या उनकी टीम मदद पहुंचाने की कोशिश करती है। आप कह सकते हैं कि इस आपदा की घड़ी में कुमार विश्वास ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं ताकि लोगों को संकट के वक्त मदद मिल सके। और इस वक्त खुद मेरे साथ डॉक्टर कुमार विश्वास जुड़ रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि कैसे ये सारा काम कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, सर स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला। आप क्या कर रहे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जो सोशल मीडिया मेरे जैसे लोग फॉलो करते हैं उनको पता है आप क्या कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं इससे आगे कैसे कर रहे हैं। बहुत सरल है। कोई भी जो जिससे सामाजिक मान्यता मिली है, सामाजिक मान्यता का मतलब केवल वोट नहीं होता, सामाजिक मान्यता का मतलब केवल पद नहीं होता, संसद और विधानसभाएं नहीं होती। सामाजिक मान्यता का मतलब है जिस किसी व्यक्ति को समाज ने यश देकर, मान्यता देकर महत्वपूर्ण बनाया है, उसकी जिम्मेदारी है कि अगर समाज संकट में आए तो वो उस यश का और उस महत्व का प्रतिदान वापस देकर समाज की मदद करे। ये दुर्भाग्य है कि इस देश में फर्जी नायकत्व बहुत ज्यादा है। फर्जी एड़ियों की क्रीम से लेके और गंजे होने के बावजूद तेल बेचने वाले जो लोग हैं वो नायकों की श्रेणी में हैं, और जो सड़क पर काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको जनरली नहीं देखा जाता है। तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था, उत्तराखंड त्रासदी में भी ऐसा हुआ था, अब भी ऐसा ही हुआ था। घर में तो बैठ नहीं सकते हैं, तो हमने अपने सारे प्रशंसकों को, सारे परिचितों को, इतने वर्ष के मंचीय जीवन में जो संबंध कमाए थे ब्यूरोक्रेट से, नेताओं से, उद्योगपतियों से, अस्पताल के मालिकों से, फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर्स से, या उनमें महत्वपूर्ण लोगों से सबसे बात की। सबसे शुरू में तो हम शहरों में काम करते रहे, लगभग 15-20 दिन तो हमने शहरों में ऑक्सीजन, ये आप मान के चलिए 15 तारीख से हम इस पर लगे थे, तो 15 से 30 तक तो हम इसी में लगे रहे, क्योंकि शहरों में बड़ी हाहाकार थी। और मुझे आज भी याद है कि 20 से 30 तक जो 10 दिन थे वो तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण थे। रात को भी नींद नहीं आती थी, इसको अस्पताल दिलाइए, इसको नहीं बचा पाए, कोशिश करी, रात भर कोशिश करी, सुबह चला गया आदमी, डूबता चला गया ऑक्सीजन लेवल। फिर थोड़ा सा गांव की तरफ जब नजर गई और गांव से आनी शुरू हुई, तो आज से लगभग 15 दिन पहले 2-3 तारीख के आसपास से मैंने अपने साथियों से कहा कि अब गांव की तरफ ध्यान दीजिए, और हमने गांव के प्रधानों से बातचीत शुरू की और हमने उनसे कहा कि आप अपने गांव में जो भी जनवासा होता है, जहां बारात आके रुकती थी पुराने जमाने में, कोई भी सार्वजनिक केंद्र होता है, उसको कब्जे में ले लीजिए, वहां पहुंच जाइए, गांव भर से खाटे मांग लीजिए, फोल्डिंग मांग लीजिए, बिस्तर मांग लीजिए। आप कहें तो हम खाना भिजवा देते हैं, लेकिन गांव वालों ने कहा नहीं, खाना हम कर लेंगे साहब, आप चिंता मत करिए, हमें तो बस दवा भिजवा दीजिए। तो हमने एक कोविड केयर किट बनवाई, जिसमें एम्स द्वारा प्रस्तावित 10 दिन की सारी दवाएं, जिनमें जिंक है, कैल्शियम है, एजिथ्रोमाइसिन है, एवर्मेक्टिन है, पैरासिटामोल है, डोलो है, ये सब डाली। एक ऑक्सीमीटर डाला, एक थर्मामीटर डाला, और एक बेटाडीन के गरारे करने के लिए बोतल डाली, 4 मास्क डाले, एक ग्लव्स का पैकेट डाला और भेज दिया, और कहा कि इसे रिलीजियसली फॉलो करिए। साथ में एक पत्रक भेज दिया क्या होने पर क्या क्या करें, और कोशिश की कि हर गांव में एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लगवा सकें। वो हम पूरा नहीं लगवा पाए, क्योंकि इतना हमारे पास ना पैसा था, ना सामर्थ्य थी, ना इतना लोग दे पाए। तो कुछ गांवों में, जो बड़े गांव है, वहां हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया, उसका बड़ा फायदा भी हुआ है। जो 80 पर गया, 82 पर गया, 85 पर गया, जब तक एम्बुलेंस पहुंची या जब तक वो ठीक हो सकता। अभी एक गांव में मुझे याद है, शायद सुहाना या भनड़ा किसी गांव में, वहां के प्रधान जी बड़ी मेहनत कर रहे थे बेचारे, खूब सबके लिए कर रहे थे। परसों खुद ही चपेट में आ गए और उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता ना, तो उन्होंने तुरंत ही, चूंकि खुद भी वो जानते थे और सारे वॉलंटियर्स को हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग दिलाई थी, उनको तुरंत ऑक्सीजन दे दी गई, और अब वो ठीक है, ईश्वर उनको जीवन देगा और स्वास्थ्य देगा। साथ ही हमने ये किया कि हमने डॉक्टर से अपील की। लगभग 400 डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ आ गया, जिनमें एक गांव पे 3 से 4 डॉक्टर ऑनलाइन व्हाट्सएप वीडियो पर मौजूद हैं। अगर किसी को ज्यादा होता है तो हम जो बिल्कुल शुरुआती लक्षण के मरीज हैं उनके लिए इलाज मुहैया करा रहे हैं, ताकि वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा दबाव न डाल सके, और ताकि वो मॉडरेट में ना जाएं, माइल्ड में ही स्वस्थ होकर वापस आ जाएं। छोटी सी कार्य पद्धति थी, लोगों ने स्वीकार कर ली है। अब लोग इस कोविड केयर किट और कोविड केयर सेंटर की तर्ज पर लखनऊ में भी, छत्तीसगढ़ में भी, जगह जगह पर जो मेरे प्रशंसक हैं, जो मेरे कवि साथी हैं, साहित्यकार मित्र हैं, वो सब भी कोशिश कर रहे हैं। तो जितनी छोटी सी बिसात है उतनी बिसात बन रहे हैं। आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप अकेले चले थे और अब धीरे धीरे जो कारवां है वो बनता जा रहा है।
देखिए, मेरा और आपका ये काम नहीं था कि मैं और आप लोगों के लिए ये कोविड केयर किट बनवाते हैं, कोविड हाँ, केयर सेंटर बनवाते हैं। मेरा आपका काम था अपना काम ईमानदारी से करके जो पैसा कमाओ उसमें सरकारों को टैक्स देना। बिल्कुल आप सही। पत्रकार के रूप में, न्यूज एंकर के रूप में जो आपको सैलरी मिलती है उसमें से जी। स्पेसिफिक हिस्सा टैक्स कटवाते हैं। हम्म। मैं कवि के रूप में जो पैसे लेता हूँ, साहित्यकार के रूप में जो रॉयल्टी देता हूँ, उसमें से पैसे देता हूँ। हम्म। वो करोड़ों लाखों में भी होती है। और जब प्रधानमंत्री सहायता कोष की बात आती है तो उसमें भी 5 लाख रुपए देता हूँ, 10 लाख रुपए देता हूँ। इसके बाद भी अगर राज्य व्यवस्थाएं, केंद्रीय व्यवस्थाएं भाग गई, टाइम पर नहीं दिखाई दी, तो फिर जिम्मेदारी मेरी आपकी बनती है। कई बार ऐसा होता है ना, रात में किसी की जी। तबीयत खराब होती है और तब तक एम्बुलेंस आए या डॉक्टर्स आए, तब तक हम ही इलाज करते हैं। कोई पुदीन हरा लाता है, कोई पानी लेके आता है, कोई तलवे सहलाने लगता है, कोई हवा करने लगता है। तो बस ये तलवे सहलाने और हवा करने जैसी प्रक्रिया है जो हम कर रहे हैं। संयोग से बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए हैं, लोग भेज रहे हैं, और हमने ये तय किया कि इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ओके। हम अपने एनजीओ में, अपने खाते में किसी का 1 रुपया लेंगे नहीं, देंगे। इसलिए मैंने अपने ऑफिस से कहा कि हमारे एनजीओ से केवल निकलने की एंट्री होनी चाहिए, आने की नहीं होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे सब फिर कैसे हुआ? किसी ने मुझसे कहा कि मैं आपको 51,000 रुपए देना चाहता हूं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने उसको कहा, भैया ये 400, 450, 500 रुपए में कोविड केयर किट बनती है, तुम अपने पड़ोस से बनवा लो, मैं इसका इंग्रेडिएंट भेज रहा हूं और मुझे भेज दो। उसने कहा, साहब मेरे तो पड़ोस में आदमी नहीं है। तो मैंने कहा, ये वेंडर है, 5 वेंडर्स के नंबर भेज रहे हैं, इनको बात कर लो, इनसे भिजवा दो। उसने हमें ये भेज दिया। किसी ने हमें सैनिटाइजर भेज दिया, किसी ने हमें मास्क भेज दिए। एक साथी इजी माई ट्रिप के निशांत हैं, उन्होंने मुझको 10 जो है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज दिए। तो ऐसे करके चीजें जुटती चली गई और आज गांव में बढ़ता चला गया। आशा करते हैं कि अगले कुछ दिनों में 100 से अधिक गांवों तक हम ये बात पहुंचा देंगे। मन तो मेरा ये है कि हजारों गांवों में पहुंचे, और अब तो सरकारें भी थोड़ा थोड़ा जाग रही हैं, थोड़ा उनके अंदर का अजगर हिला है। तो आशा करते हैं कि जून तक हम इस कोविड को पटक लें। सर, एक जो आपकी बात से मुझे लगी, जो आपको कचोट रहा है, मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर कचोटता है। हमारे देश में तकरीबन 750 सांसद हैं, उतने ही पूर्व सांसद हैं, हजारों की संख्या में विधायक हैं, हजारों की संख्या में पूर्व विधायक हैं। जिस तरीके से श्रीनिवास हों, जिस तरीके से डॉक्टर कुमार विश्वास हों, जिस तरीके से सोनू सूद जैसे लोग, ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर ये सारे जो एक्स जनप्रतिनिधि हैं, बाकी लोग आके जुट जाएं, तो स्थिति सर बहुत बेहतर होती। वो क्यों करेंगे? देखिए, वो क्यों करेंगे? उनको पता है कि जब चुनाव आएगा तो जाति पर वोट पड़ेगी, धर्म पर वोट पड़ेगी, और कुमार विश्वास जैसे लोग जमानत जब्त करके वापस लौट जाएंगे। दे आर क्लेवर एनफ, वो बहुत तेज लोग हैं और वो सही कर रहे हैं। वो इस देश को जानते हैं कि कैसे चलाया जाना चाहिए, क्या हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, क्या मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, क्या गाय गोबर का मुद्दा है, क्या जो है इस्लाम खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। इन मुद्दों पे चुनाव होंगे और फिर जीत जाएंगे। आप देखिए ना कि जिनको हमने टैक्स दिया, हमने 50% से ज्यादा इनको टैक्स दिया, उनके खुद के बच्चे बीमार पड़े। वो कहते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम बनवा दिया है दिल्ली में, और अलग अलग जगह वाले दावा करते हैं मुख्यमंत्री। अरे तुम्हारी पत्नी बीमार पड़ी, तुम्हारे सारे मंत्री बीमार पड़े, तुम्हारे बच्चे बीमार पड़े, तो गुड़गांव जाके मेदांता में लेटे। एक अस्पताल नहीं था तुम जाहिलों के पास जिसमें जाकर तुम भरोसा करके अपना इलाज करा लेते। तुम्हारे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो डीपीएस पढ़ने जाते हैं और सरदार पटेल पढ़ने जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, और हमको बेवकूफ बनाते हो। पर हम बन लेते हैं, हम मतदाता हैं और हम फिर बनेंगे, मुझे पता है फिर बनेंगे हम। ये किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ना सोनू, मेरा दोस्त है सोनू सूद, उसको भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए, मैं भी भ्रम में नहीं हूं। हमारी कोई नेतृत्व की आकांक्षा नहीं है। हम तो ऐसा है कि अकेले सो नहीं सकते हैं। रात को जब आवाजें आती हैं कान में, तो पिघला शीशा सा उतरता है। जब कोई कहता है ना बचा लीजिए, बचा लीजिए, तो कोशिश करते हैं पूरा। लेकिन सर, इसमें आप जो मदद करते हैं उसमें आपका एक दर्द भी मुझे दिखा था सोशल मीडिया में। जब आप मदद करने की कोशिश करते हैं तो कई सारी बातें भी आ जाती है। हालांकि आपने कई जगहों पर उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी किया कि भाई सब पे बड़ा प्रेशर है, तो उसको कुछ थोड़ा क्लियर कर पाए, हुआ क्या था? कुछ नहीं, देखिए ऐसा होता है ना, क्या लोग ये सोचते हैं कि कैसे मिल जाते हैं कुमार विश्वास को, बैठ कैसे मिल जाते हैं। भाई साहब, परसेप्शन कमाना पड़ता है इसको। आप पत्रकारिता में, आप भी जानते हैं, कई लोगों को पत्रकारिता में बड़े अवसर मिलते हैं, परसेप्शन नहीं मिलता है। कई लोगों को कम अवसर मिलते हैं, परसेप्शन मिलता है। मैं ऐसे बहुत पत्रकारों को जानता हूं जो बहुत बड़े चैनल में नहीं है, पर उनका परसेप्शन है कि अच्छे आदमी हैं, ईमानदार पत्रकार है। और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं बहुत बड़े बड़े चैनल चलाते हैं, ओनर्स भी हैं, पर उनका परसेप्शन नहीं है। तो हमने कुछ कमाया नहीं जीवन में, हमने परसेप्शन कमाया कि अगर हम किसी को फोन करें तो वो काम कर देता है। एक जगह ऐसा हुआ था, वो मैंने उस दिन में थोड़ा कष्ट में था क्योंकि मुझे वो बच्ची बचानी थी, फिर वो हो गया। मैंने कलेक्टर को फोन किया, मैंने एक मंत्री से फोन करवाया कि आप उनसे कह देना मैं फोन करूंगा। मैंने उन कलेक्टर साहब को कहा कि मैं बोल रहा हूँ, ये कोई महिला है, 8.5 महीने की गर्भवती है, 8 महीने की, और ये इसका पति भी बहुत प्रॉब्लम में है, इलाज करा दीजिए। अच्छा देखता हूँ, ये दवा दिला दी, अच्छा देखता हूँ। फिर मैंने कहा कमरा दिला दीजिए, किसी ऑक्सीजन दिला दीजिए, अच्छा देखता हूँ। फिर मैंने कहा मैंने डॉक्टर महेश जी के यहाँ नोएडा में बात कर लिया, आप एम्बुलेंस दिला दीजिए बस। शाम को मैंने कहा, तो मुझसे बोले कि आप हैं कौन? आप मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मेरे अफसर हैं, आप क्यों मुझ पर इतना प्रेशर डाल रहे हैं? मैं आपका काम करूँ ना करूँ, मैं सोचने वाला हूँ। मैंने कहा मत करिए।
फिर मैंने वहां की एक जर्नलिस्ट से कहा जो टाइम्स ऑफ इंडिया देखती थी, उन्होंने वहां के सबसे बड़े अस्पताल के ओनर को मेरा नंबर दिया, उनका कॉल आ गया, अरे कुमार भाई बताइए, हम तो आपके बड़े प्रशंसक हैं, आपके राम पर मेरी माँ आपके वो सुनती हैं, वीडियो सुनती हैं। तो मैंने कहा साहब मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि लड़की है, ये परेशान है, इसको दिला दीजिए। दोनों जच्चा बच्चा ठीक है, बढ़िया है, इलाज हो गया। तो फिर मुख्यमंत्री कार्यालय से और कई जगह से कॉल आई कि कौन था, नाम बताइए, नाम बताइए। मैंने कहा इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव होगा, और उन्होंने मुझको आईना ही दिखाया, सच ही बोला कि हम लोग हैं क्या। यहाँ पर सर क्योंकि आप उन लोगों में हैं जो हम जैसे लोगों को आपने एक जनरेशन को पूरी तरीके से हिंदी कविता की ओर मोड़ा है। हिंदी से जो लोग भाग रहे थे आपने उनको हिंदी की तरफ मोड़ा। आज की तारीख में अगर इस सदी में बात करूं तो अगर कोई एक हिंदी कवि की बात करता है तो कुमार विश्वास का नाम सबसे पहले लोगों के जहन में आता है। हम भी जब पढ़ाई करते तो उस वक्त से मैं आपको सुनता आ रहा हूं पिछले 14-15 सालों से। मैं आज की तारीख में सर कोविड रिपोर्ट नेगेटिव रहे, इसके लिए मानसिक तौर पर पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। क्या मैसेज डॉक्टर कुमार विश्वास का होगा मानसिक तौर पर पॉजिटिव रहने के लिए? बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है इसमें, पैनिक क्रिएट मत करिए, ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए, जो प्रोटोकॉल बताया गया उसका पालन करिएगा, जो दूरियां हैं, जो मास्क है, जो गार्गल करना है, जो स्टीम लेना है, बहुत ही रिलीजियसली इसको फॉलो करिए और बहुत आनंदप्रद रहिए और सोचिए एक विषाणु है, ईश्वर के दिए हुए अणु से मैं इस विषाणु से लड़ूंगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, और इस सकारात्मकता के साथ रहिएगा। और बाकी हम जैसे बाकी आपके चाहने वाले, आपकी मदद करने वाले पूरे देश में फैले हैं, पुकार करिए तो आपको कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी। जिनको नहीं मिल पाई उनके प्रति हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हम भारतीय नागरिक होकर उनकी मदद नहीं कर पाए। ईश्वर हमें और सक्षम बनाए। हमारा कोई काम वाम नहीं है, राम का सेतु बनता है तो कंकरियों का कोई काम नहीं होता है। राम को तो पल्ली पार जाना ही है, कोरोना को तो परास्त होना ही है, भारत माता की मिट्टी को इसे परास्त करना ही है। हमको और आपको भगवान ने अपने इस मनुष्यता के सेतु के एक पत्थर के रूप में काम लिया है, तो खुद को सौभाग्यशाली मानिए कि कुछ लाख रुपए खर्च करके, कुछ एनर्जी खर्च करके, कुछ रिलेशन खर्च करके, रात की नींदें खर्च करके। मेरा आज फ्रोजन शोल्जर हो गया है, कंधा मेरा थोड़ा दर्द कर रहा है, क्योंकि मोबाइल जो है मैंने पिछले 15 सालों में, जब से लॉन्च हुआ है 15-20 साल में, मैंने इतना कभी नहीं यूज किया, इतना इस बार यूज किया है। 5 बजे से सुबह लेके रात 1-2 बजे तक लगातार फोन करना, लगातार मैसेज करना। लेकिन ठीक है, ये सही हो जाएगा, लोगों की जिंदगियां गर्म रहें, इसके लिए कंधा कर। इसमें एक छोटा सा रिएक्शन ये भी चाहूंगा सर कि जब आप पर्सनली, आपको कोई कांटेक्ट करता होगा, आपके ऑफिस को फोन, या जब पर्सनली आपसे कोई बात करता होगा और आप अगर अपने एंड से उसको रिस्पॉन्ड करते होंगे, हाँ मैं देख रहा हूं, मैं कुछ कर देता हूं, मैं कुछ करता हूं, तो उससे भी एक पॉजिटिविटी सामने वाले को आती होगी कि कोई मेरे लिए खड़ा हुआ है। बहुत अच्छी बात आपने पकड़ी। हमने क्या है, डॉक्टर्स को ये कहा कि जो सामान्य रूप से परेशान लोग कॉल कर रहे हैं उनका पैनल बनाइए। तो जो हमारे साथ काम कर रहे हैं इस समय, करीब 100 बच्चियां काम कर रहे हैं भारत में, पूरे लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, तो हमने इनका एक पैनल बनाया। तो ट्विटर पर आप देखते होंगे कई लोग मुझे लिखते हैं कि मेरे को ये सिम्टम आ रहे हैं, मेरे को सिम्टम आ रहे हैं, मुझे डॉक्टरी सलाह चाहिए। हमारी ऑफिस ऑफ कुमार विश्वास टीम पे भी लिखते हैं, तो हमने कॉल करवाते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि अगर 100 कॉल होती हैं तो हमारी डॉक्टर्स की काउंसलिंग के बाद 1 हफ्ते बाद हम पाते हैं कि उनमें से 75 लोग तो अस्पताल गए ही नहीं। जो अस्पताल मांग रहे थे, जो कह रहे थे मुझे अस्पताल चाहिए, मुझे अस्पताल चाहिए, वो 75 लोग अस्पताल पहुंचे ही नहीं। डॉक्टर ने कहा ये लीजिए, ऐसे रहिए, गार्गल करिए, स्टीम करिए। उनको क्या लगता है, डॉक्टर 1 कॉल दूर है, कुमार विश्वास 1 कॉल दूर है, उसका ऑफिस रात को भी बेड की व्यवस्था कर देगा, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर देगा, और वो ठीक हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। हमारी एक कवित्री है, उनको अचानक परेशानी, 88 हो गई है, 89 हो गई, 90 हो गई, भैया मुझे तो हॉस्पिटल चाहिए, भैया मुझे तो हॉस्पिटल चाहिए। मैंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी बहन जी, आप चिंता मत करिए। नहीं भैया मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी, ये वो। मैंने उनके घर एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवाया, उनको तकनीक बताई उनकी बेटी को, और मैंने पूछा कि भी क्या हाल है, बोले साहब उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, उनका अपने आप ही 94-95 आ गया, उनको कॉन्फिडेंस हो गया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखा हुआ है, कुमार 1 फोन दूर है, मेरे लिए अस्पताल में कमरा करा देगा, और ठीक है, ईश्वर उन्हें यश दे और ईश्वर उन्हें आयु दे। सर इस वक्त आपके जहन में आपकी कोई पंक्तियां हों जिससे लोगों को कोई आप मैसेज कन्वे कर पाए किसी तरीके से, क्योंकि जब कवि कुमार विश्वास की हम बात करते हैं, डॉक्टर विश्वास की उनके अंदाज में कुछ लोग सुनना चाहते हैं जिससे एक पॉजिटिव मैसेज भी लोगों तक जाए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, देखिए एक तो क्या है, बेड कोई दिला सकता है, दवा कोई दिला सकता है, रेमडेसिविर कोई दिला सकता है, टोसिलीजुमैब कोई दिला सकता है, लेकिन प्लाज्मा कोई नहीं दिला सकता, ब्लड कोई नहीं दिला सकता। तो अगर आपको कोविड हुआ है, अगर आप उस संकट से गुजर कर बाहर आए हैं, तो ईश्वर ने आपको इसलिए जीवित रखा है, इसलिए स्वस्थ रखा है कि 15 दिन बाद आप किसी की टूटती हुई सांसों का सहारा बन सके।
प्लाज्मा देने जरूर आइए, मेरे ऑफिस को डीएम करिए, अपना ब्लड को बचाइए, अपनी स्थिति बताइए कहाँ है। हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसमें पिन कोड से हम पता लगा लेते हैं किस हॉस्पिटल के पास कितने प्लाज्मा डोनर्स हैं जिन्होंने हमको रजिस्टर्ड किया है, और हम उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। हम केवल सेतु का काम करते हैं, केवल पुल का काम करते हैं। और आज के दिन में भी मैं देख रहा था आंकड़ा, हमने 10-12 केस सॉल्व कर दिए और शाम तक हम और नंबर बढ़ा देंगे। मतलब हम हजारों केस कर चुके हैं और हम लगातार करते रहेंगे। तो प्लाज्मा जरूर दीजिए। दूसरा, अपने गांवों में कोविड केयर सेंटर बनवाइए, अपने गांवों में 20-20, 30-30 कोविड केयर किट रखिएगा। हमें बताइएगा, नहीं हो तो हम भिजवाएंगे। आप अगर दे सकते हो तो हमें दिलवा दीजिए, हम गांवों तक पहुंचा देंगे। और मुझे बालकवि बैरागी की इन पंक्तियों के साथ समापन करने का मन करता है आप सबके लिए कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो आप जुगनू ही सही, पूरी शिद्दत के साथ रोशन हो जाइए और किसी की आत्मा में प्रकाश फूंक दीजिए। बिल्कुल सर, मैं उम्मीद करूंगा डॉक्टर साहब कि आपके जैसे और भी जुगनू हमें दिखाई पड़े और एक साथ जब 100, 200, 400, 1000, 10,000, 20,000 ऐसे बढ़ते जाएं, कारवां बनता जाए जुगनुओं का, तो शायद हम इस दौर से भी आगे निकलेंगे और वो जो दौर होगा वो बहुत खूबसूरत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार विश्वास सर, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।